हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे लोक नीति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या, लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी। सबसे बड़ा सवाल क्या है, लोक नीति आखिर है क्या? लोक नीति का मतलब क्या है? तो मतलब सरकार के द्वारा बनाई गई वो नीति, सरकार के द्वारा बनाई गई वह नीति जो हमारे लोक कल्याण के लिए काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। लोक नीति किसे कहेंगे? सरकार के द्वारा बनाई गई वह नीति जो हमारे लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में ये साफ-साफ बताया गया है। क्या भारतीय संविधान के भाग 4 में ये साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएगा। तो भाग 4 में साफ बताया गया है कि राज्य या फिर सरकार क्या, लोक कल्याण को ध्यान में रख के जितनी भी नीतियां बनाएगा, उनका ध्यान किसको ध्यान में रख के बनाएगा? लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाएगा। तो ये भाग 4 में साफ-साफ बताया गया है। अब कोई भी सरकार या फिर हमारा राज्य लोक नीति बनाता है तो लोक नीति की कौन-कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो सरकार नीतियों के माध्यम से क्या करती है, अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है कि सरकार किस प्रकार से कार्य करना चाहती है, वह उनकी नीतियों में साफ-साफ देखने को मिलता है। नीतियों के माध्यम से हमें जो शासन व्यवस्था है, इसकी पहचान होती है कि शासन व्यवस्था किस दिशा में गति कर रही है, किस दिशा में कार्य कर रही है। तो ये सरकार की नीतियों के माध्यम से हमें पता चलता है। बात करें लोक नीति की विशेषताओं की, तो लोक नीति की कौन-कौन सी विशेषताएं हो सकती है? पहली विशेषता आती है कि लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है, जो क्या है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मतलब जैसी आवश्यकता होगी, लोक नीति भी अपना स्वरूप बदल लेती है। कि जैसे आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से 70 साल पहले बुलेट ट्रेन की बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लोग उस समय क्या हमारे खाने के ला लेते हैं, मतलब क्या, सरकार के द्वारा क्या हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, अन्न, जो हमारे आलू की क्रांति, तो इस तरह के बहुत सारी क्रांतियों पे ध्यान दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय खाद्यान्न भंडार की कमी थी। लेकिन आज क्या हमारे पास खाद्यान्न क्या एक्सेस है, हम विदेशों में भी बेच रहे हैं। तो आज हम कैसी नीति बना रहे हैं? बुलेट ट्रेन की नीति बना रहे हैं। तो लोक नीति क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया होती है, जो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसी आवश्यकता होती है और ये अपनी स्वरूप बदल लेती है। दूसरी विशेषता आती है लोक नीति क्या, लोकहित पे आधारित होती है। लोक नीति क्या होती है? लोकहित पे आधारित होती है। इसलिए सदैव क्या, लोकहित को ध्यान में रखकर लोक नीति बनाई जाती है। लोक नीति का उद्देश्य क्या, लोक कल्याण होता है। आप इसे याद रखेंगे, लोक नीति का उद्देश्य क्या होता है? हमारे लोक कल्याण। फिर तीसरी विशेषता होती है लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है, मतलब भविष्य को देखते हुए लोक नीति बनाई जाती है। तो लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा क्या, भविष्य पे ज्यादा केंद्रित होती है। लोक नीति क्या होती है? वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पे ज्यादा केंद्रित होती है, तथा भविष्य से जुड़े जो उद्देश्य है उनको पूरा करने की कोशिश करती है। कि ऐसे लक्ष्य बनाए जाते हैं जो भविष्य में पूरे होने वाले हैं। फिर लोक नीति क्या, दिशा निर्देश रेखांकित करती है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से कार्य करना है। तो ये कौन बताता है? हमारे लोक नीति बताती है। तो लोक नीति क्या, दिशा निर्देश रेखांकित करती है। लोक नीति दिशा निर्देश देती है कि समस्त प्रशासन, कैसा दिशा निर्देश देती है? कि समस्त प्रशासन इन निर्देशों का पालन करके लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करेगा। ये सारा का सारा लोक प्रशासन क्या है, जो निर्देश दे रहे हैं नीति के माध्यम से, तो इन निर्देशों का पालन करके लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करेगा। फिर लोक नीति क्या, विभिन्न संगठनों, चाहे हमारे सरकारी हो या गैर सरकारी, उनके सहयोग का परिणाम होती है। लोक नीति क्या होती है? हमारे विभिन्न प्रकार के संगठन, जैसे सरकारी हो या गैर सरकारी, जो हमारे एनजीओ होते हैं, तो उनके सहयोग का परिणाम होती है। लोक नीति निर्माण में क्या, लोक नीति निर्माण में केवल सरकारी ही नहीं बल्कि हमारे गैर सरकारी संगठन वो भी भागीदार होते हैं, उनका भी योगदान होता है। और इन सभी के सम्मिलित सहयोग सहयोग का परिणाम क्या होती है? लोक नीति होती है। तो हमने लोक नीति की कुछ विशेषताएं देखी। छठी विशेषता आती है लोक नीति क्या, परिणामोन्मुखी होती है, मतलब परिणाम पे आधारित होती है। पहले से सोच लिया जाता है कि इस नीति को बना रहे हैं और इस नीति का ये परिणाम निकलेगा। तो लोक नीति कैसी होती है? परिणामोन्मुखी होती है। लोक नीति सदैव इस तरह बनाई जाती है जो हमारे परिणाम की पूर्ति कर सके। तो हमने 6 विशेषताएं देखी लोक नीति की। अब हम देखेंगे लोक नीति का स्वरूप, मतलब नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मतलब लोक नीति का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए। तो लोक नीति स्वरूप में व्यापक और विविध हो सकती है। कैसे हो सकती है? व्यापक भी हो सकती है और विविध भी हो सकती है। सबसे पहले विविधता की बात करें तो एक नीति सामान्य भी हो सकती है, विशेष भी हो सकती है। कि सामान्य कारणों के लिए भी हो सकती है, तो विशेष कारणों के लिए भी हो सकती है। विशाल भी हो सकती है, सक्रिय भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है, जटिल भी हो सकती है। मतलब दोनों पहलू हो सकते हैं नीति के। हमारे सार्वजनिक भी हो सकते हैं, निजी क्षेत्र के लिए भी हो सकते हैं, लिखित में भी हो सकते हैं, मौखिक रूप से भी हो सकती है, स्पष्ट भी हो सकती है लोक नीति, अस्पष्ट भी हो सकती है, गुणात्मक भी हो सकती है और मात्रात्मक भी हो सकती है। तो लोक नीति की विविधता की बात करें तो लोक नीति किसी भी प्रकार की हो सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार की मंशा को बताती है, सरकार किस दिशा में कार्य करना चाहती है। इसलिए क्या, सरकार की जो नेचर है वो हमें क्या है, लोक नीति के माध्यम से पता चलता है। तो कई बार क्या है,
ये हमारी नीति कैसी है? सामान्य, विशेष, विशाल, सक्रिय, सरल, जटिल, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के लिए लिखित, मौखिक, स्पष्ट, अस्पष्ट, गुणात्मक, मात्रात्मक किसी भी प्रकार की लोक नीति बनाई जा सकती है स्वरूप में देखें तो। इसमें इतनी सारी विविधताएँ होती है। तो प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति की बात करें तो लोक नीति कैसी होती है? सकारात्मक। तो यदि लोक नीति सकारात्मक हो, तो इसका मतलब है किसी खास समस्या से निपटने के लिए स्पष्ट सरकारी कार्रवाई शामिल की जाती है इसमें। कोई समस्या है तो सकारात्मक रूप से हम क्या करेंगे? उससे निपटने के लिए स्पष्ट रूप से एक सरकारी कार्रवाई शामिल करेंगे इसमें, तो सकारात्मक लोक नीति बनेगी। तो नकारात्मक लोक नीति की बात करें तो कुछ मामलों में कार्रवाई न करने के लिए क्या? कुछ मामलों में कार्रवाई न करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं कि इस मामलों में ऐसा काम नहीं करना है। तो दोनों प्रकार की हो सकती है लोक नीति, सकारात्मक भी हो सकती है तो नकारात्मक भी हमारी लोक नीति हो सकती है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो लोक नीति बाध्यकारी भी हो सकती है, तो लोक नीति हमारी कानूनी तौर पे बाध्यकारी होती है। लोक नीति कैसी होती है? कानूनी तौर पे बाध्यकारी होती है, जिसे नागरिक वैध समझते हैं। ये बाध्यता को क्या वैध समझते हैं? उदाहरण के लिए देखें, जैसे करों का भुगतान करना, ये करों का भुगतान करना एक तरह से बाध्यकारी लोक नीति है। ये बाध्यता क्या है? सरकारी संगठनों को निजी संगठनों से अलग करती है कि ये सरकार के द्वारा यदि बाध्यता तय की जाती है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। तो लोक नीति की प्रकृति की देखें, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। मतलब लोक नीति के जरिए कुछ करने के लिए भी कहा जा सकता है, कुछ नहीं करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो लोक नीति के माध्यम से जनता को बाध्यकारी भी बनाया जा सकता है किसी भी मामले में। तो वृहद नीतियों की बात करें, मैक्रो पॉलिसीज की, तो सभी क्या विशिष्ट नीतियों के द्वारा, क्या सभी विशिष्ट नीतियों के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले, क्या सभी विशिष्ट नीतियों के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य मार्ग निर्देशों को वृहद नीतियां कहते हैं। जो सामान्य मार्ग निर्देशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वृहद नीतियां कहते हैं। ये हमारे व्यापक सिद्धांत जैसे हमारे सामाजिक आर्थिक विकास, समानता, आत्मनिर्भरता, इन सब को शामिल करती है। कौन सी? हमारे मैक्रो पॉलिसीज। मैक्रो पॉलिसीज बहुत बड़े स्तर की पॉलिसियां होती है। जैसे हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1990 में, तो इनको हम क्या कहते हैं? हमारे मैक्रो पॉलिसीज के अंदर गिन सकते हैं, जिसमें क्या हमारे सामान्य मार्गदर्शनों को वृहद नीतियाँ कहते हैं। जैसे कि हमें व्यापार को बढ़ाना है, हमें उद्योग धंधों को बढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्रो पॉलिसीज बनाएंगे, छोटी-मोटी पॉलिसी से पार नहीं पड़ेगी। अब हम बात करें नीति निर्माण तो कर लिया, क्या नीति निर्माण तो हमने कर लिया, तो नीति निर्माण पर प्रभाव की बात करें, लोक नीति का बात करें, तो निम्नलिखित घटकों का प्रभाव नीति निर्माण पर देखा जाता है। जब भी सरकार नीतियां बनाती है तो किन किन चीजों का नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले विचारधारा का प्रभाव पड़ता है नीति निर्माण पर, कि जैसी विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं वैसी विचारधारा का लोक नीति पर विचार दृष्टिगोचर होता है। मतलब देखने को मिलता है कि जिस विचारधारा के लोग सरकार में है तो उनकी विचारधारा आप हमेशा उनके लोक नीति में देखने को मिलेगी। भारत में अनेकों विचारधारा से जुड़े राजनीतिक दल होते हैं जो अपने अपनी विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब गठबंधन होता है तब कुछ कॉमन मुद्दों पर इकट्ठा होकर लोक नीतियां बनाने का प्रयास किया जाता है। तो अलग अलग विचारधारा की, जैसे हमारी बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, आम आदमी पार्टी, तो सबकी लोक नीति मतलब जो विचारधारा है उसी के आधार पर वो लोक नीति या नीतियों का निर्माण करते हैं। लेकिन कई बार क्या है, कोalition की सरकार होती है, मतलब गठबंधन की सरकार होती है, तो क्या कुछ कॉमन मुद्दे, सामान्य मुद्दों पर क्या लोक नीति बनाई जाती है। तो विचारधारा का नीति पर प्रभाव पड़ता है। फिर बात करें जनमत की, तो जनमत का दबाव भी लोक नीति निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। क्या जनमत का दबाव क्या है? जनमत का दबाव किस तरफ है, चाहे वह पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों ही क्या है हमारे लोक नीति निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। चाहे वह पर्यावरण का मुद्दा हो या अधिकार का मुद्दा या फिर शोषण का मुद्दा हो, ये सब क्या हमारे नीति निर्माण में जनता की जो सक्रियता, प्रभाव तभी संभव है जब जनता जागरूक हो। ये देखा जाता है कि लोक नीति में जनता का प्रभाव कब दिखाई देता है? जब जनता बहुत ज्यादा सक्रिय हो, और प्रभाव तभी संभव होगा जब जनता क्या जागरूक हो। जैसे हमारे किसानों के 3 बिल आए थे 2019 के अंदर, तो वो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन क्या किसानों ने विरोध किया, मतलब जनता ने क्या किया? सक्रियता दिखाई, तो उन तीनों बिलों को सरकार को वापस लेना पड़ा। तो इस तरह की लोक नीति भी हो सकती है। फिर सरकार की छवि की बात करें, प्राय सभी सरकार क्या है जनता में अपनी छवि को लेके सचेत रहती है। सरकार चाहती है कि जनता में उनके प्रति क्या अच्छी छवि होनी चाहिए, अच्छी छवि बनी रहनी चाहिए। तो कई बार सरकार नीति को इस प्रकार से बनाती है कि उनकी छवि खराब ना हो, चाहे उनकी विचारधारा से वो मेल ना खाए, फिर भी वो ऐसी नीतियां बनाती है जिससे क्या उनकी छवि जनता में अच्छी बनी रहे। फिर बाहरी दबाव की बात करें तो सरकार की नीतियों पर बाहरी देशों का या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काम करता है। कई बार सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे क्या बाहरी दबाव उन पे ना पड़े। जैसे हमारे 1990 के दशक में निजीकरण, उदारीकरण या निजीकरण और उदारीकरण को लागू करने से में क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दबाव हमारे देश पर काफी ज्यादा था। तो हमारी लोक नीति क्या इस प्रकार की बन जाती है।
तो हम ये देख रहे हैं लोक नीति को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। तो इसमें हमारे बाहरी दबाव भी लोक नीति को प्रभावित करता है। जैसे हमारी विचारधारा भी प्रभावित करती है, जनमत भी प्रभावित करता है और सरकार की कैसी छवि है, तो ये भी हमारी क्या है, लोक नीति को प्रभावित करती है। अन्य कारक कौन-कौन से हैं जो लोक नीति को प्रभावित करते हैं? जैसे हमारा आपदा, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत, इन सब का प्रभाव भी हमारे लोक नीति पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे लोक नीति के निर्माण के चरण, लोक नीति किस प्रकार से निर्माण होती है। तो इनको एक-एक करके चरण बाय चरण देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कार्यसूची निर्धारण, मतलब एजेंडा सेटिंग की जाती है। लोक नीति बनाने में सबसे पहला काम क्या होता है, एजेंडा सेटिंग का काम होता है। मतलब सामाजिक समस्या की पहचान की जाती है और उसे सरकारी जो कार्यसूचना होती है, मतलब ऑफिशियल एजेंडा, उसमें शामिल करने के लिए मांग पैदा की जाती है। क्या, जो हमारी सरकारी कार्यसूची है उसमें शामिल करने के लिए मांग या नीति आगत पैदा की जाती है। फिर नीति सूत्रीकरण की बात करें तो हमने पहला काम क्या किया, एजेंडा सेटिंग की। फिर हम क्या करेंगे, नीति सूत्रीकरण करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे। जो हमारी समस्या है उसके समाधान के लिए विविध जो हमारे संभावित विकल्प है उनका विकास और विश्लेषण किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि जो भी हमारे विकल्प है उनमें से हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा। फिर होगा नीति का अंगीकरण, जो पॉलिसी है उसका अडॉप्टेशन किया जाएगा। तो राजनीतिक प्राधिकारियों, जो हमारे कार्यपालिका विधायक है, इनके द्वारा एक विकल्प का चयन किया जाएगा। जितने भी हमारे विकल्प चुने गए हैं, विकल्प हमारे सामने है, उनका विश्लेषण किया जाएगा, चेक किया जाएगा इस समस्या के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा। तो तीसरे के अंदर पॉइंट के अंदर तीसरे चरण में हम नीति का अंगीकरण या पॉलिसी अडॉप्टेशन करेंगे। तो राजनीतिक प्राधिकारी, चाहे हमारी कार्यपालिका हो या विधायिका हो, वो क्या करेगी, जितने विकल्प है उन विकल्पों में से एक बेहतर विकल्प का चयन करेगी और उस विकल्प को कानूनी वैधता प्रदान करेगी, मतलब प्राधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। फिर निर्णय ले लिया, फिर नीति को लागू करने की बात करें, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो नीति को वास्तविक कार्रवाई में बदलना। जो हमने विकल्प चुना है और जिसके तहत हमने नीति बनाई है, तो उस नीति को वास्तविक कार्रवाई में बदलना, कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करना, सेवाओं का वितरण करना, जिसे हम क्या कहते हैं, नीति निर्गत कहते हैं। फिर हमारी नीति लागू हो चुकी है, अब क्या करेंगे, जो नीति लागू हुई है वो ठीक तरह से लागू हुई है या नहीं, इसको देखने के लिए नीति का मूल्यांकन करना पड़ता है। क्या किया जाता है, नीति का मूल्यांकन किया जाता है, पॉलिसी इवैल्यूएशन किया जाता है। तो कार्यान्वयन के बाद, एक बार कार्यान्वयन हो गया, लागू हो गई, तो उसके बाद नीति की प्रभावशीलता और उसके वास्तविक परिणामों का आकलन किया जाता है कि वास्तव में आउटकम क्या-क्या आए। इससे प्राप्त जानकारी अगले चक्र के लिए पुनर्निवेश या फीडबैक का काम करती है कि जब भी अगली बार हम पॉलिसी बनाएंगे तो हमें कौन-कौन सी दिक्कतें आई थी, ये हमारी फीडबैक की तरह काम करेंगे इस बार की पॉलिसी की, जो परिणाम आए हैं वो सब। बात करें, हमने 5 चरण देख लिए इसके नीति निर्माण के, कौन-कौन से, एजेंडा सेटिंग, दूसरा पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तीसरा पॉलिसी एडॉप्टेशन, चौथा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा हमारा पॉलिसी इवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे लोक नीति निर्माण का संगठन। क्या लोक नीति निर्माण का संगठन की बात करें तो लोक नीति का निर्माण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। क्या लोक नीति का निर्माण क्या है, सरकार की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। क्यों? क्योंकि हमारे नागरिकों और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन के लगभग हर एक पक्ष को छूती है। जो भी नीतियां बनाई जाती है ये हमारे नागरिक और हमारे पूरे राष्ट्र के जीवन के लगभग हर एक पक्ष को छूती है। नीति निर्माण की संरचना के अंतर्गत समूची जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था ये शामिल होती है। जब भी नीति निर्माण की जाती है तो उसकी संरचना के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है। लोक नीति निर्माण में दो प्रकार की संरचनाएं मुख्य रूप से भाग लेती है। बात करें लोक नीति निर्माण में कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती है, जैसे हमारे सरकारी और गैर सरकारी दोनों संरचनाएं नीति निर्माण में भाग लेती है। सरकारी की बात करें तो कार्यपालिका, प्रशासन तंत्र, विधायिका और न्यायपालिका, ये हमारे भाग लेती है। जबकि गैर सरकारी संरचना की बात करें तो इसमें हित समूह, राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम, सामाजिक आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, तो ये हमारी गैर सरकारी संरचनाएं जो हमारे नीति निर्माण में भाग लेती है। अब हम देखेंगे भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण कौन-कौन से, भारत में किस तरह से नीतियों का निर्माण किया जाता है। भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण की बात करें तो नीति निर्माण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा करने वाले कुछ प्रमुख अंग होते हैं। जैसे हमारे क्या, नीति निर्माण करने में कौन-कौन सी चीजें ध्यान में रखी जाती है। पहली ध्यान में रखी जाती है संविधान। भारत में संविधान नीतियों का मूलभूत स्रोत है। जब भी नीति बनाई जाती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि संविधान इस मामले में क्या कहता है। संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत प्रशासनिक नीतियों के प्रेरणा स्रोत नहीं, कि प्रशासनिक नीतियां किस प्रकार की होनी चाहिए, तो सबसे पहले किसकी तरफ देखा जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों की तरफ, कि वो देखा जाता है कि ये क्या कह रहे हैं इनके लिए। संसद की बात करें तो सरकार की प्रमुख नीतियां संसद के द्वारा स्वीकृत होती है। सरकार की क्या, हमारी प्रमुख नीतियां क्या संसद के द्वारा स्वीकृत होती है। भारतीय संसद क्या, बजट, अनुदान, पूरक मांगे, प्रश्नकाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद विवाद, इन सब के माध्यम से
जो हमारी क्या बजट, अनुदान, पूरक मांग, प्रश्नकाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद विवाद, इन सब के माध्यम से क्या नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करती है। फिर बात करें दबाव समूह की, दबाव समूह किस प्रकार से नीति निर्धारण में अभिकरण के रूप में काम करता है। तो दबाव समूह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या सामान्य हित वाले व्यक्ति, जिसके माध्यम से क्या सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कौन सामान्य हित वाले जो व्यक्ति होते हैं ये क्या करते हैं, सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और भारत में ऐसे कौन कौन से दबाव समूह है, जैसे हमारे श्रमिक संघ है, व्यवसायिक संघ, कृषक समुदाय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऐसे ही हमारे दबाव गुट है जो हमारे क्या करते हैं, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे क्या दबाव समूह होते हैं। फिर राजनीतिक दल की बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दल क्या है, अपने चुनावी घोषणा पत्रों के माध्यम से क्या करते हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्रों के माध्यम से अपनी नीतियों को जनता के सामने लाते हैं और उन पर अमल करने के नाम पे क्या सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं कि एक बार हम सत्ता में आ जाएंगे तो जो हमारी नीतियां हैं उनको हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया की बात करें तो मीडिया नीतियों के निर्माण में प्रभावकारी भूमिका अदा करती है। मीडिया क्या करती है, नीतियों के निर्माण में प्रभावकारी भूमिका अदा करती है। मीडिया क्या लोकमत का सृजन करने और प्रचलित जो नीतियां होती है उनके अनुकूल कार्य करती है। मीडिया जैसे हमारे लोकमत का सृजन करने की, जनता का अभिकरण जो मन है उसको पैदा करने, कई बार बदलने का भी काम कर सकती है और प्रचलित जो नीतियां उसके अनुकूल कार्य करती है। फिर परामर्शदात्री समितियों की बात करें तो अनेक जो हमारे परामर्शदात्री समितियां हैं नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है और इन समितियों में आर्थिक समन्वय समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, आयात निर्यात मंत्रणा समिति, ये सभी समितियां काम करती है। तो इस तरह हमारी बहुत सारे अभिकरण हैं जो हमारे नीति निर्माण में सहयोग करते हैं, जैसे हमारे कौन कौन से, संविधान, संसद, दबाव समूह, राजनीतिक दल, मीडिया, परामर्शदात्री समितियां। अब हम देखें नीतियों के प्रारूप, नीतियां किस प्रकार की होती है, मतलब फॉर्मेट्स ऑफ पॉलिसीज। तो समाज विज्ञानियों ने नीति विषयक मुद्दों के वर्गीकरण के लिए कई प्रारूप बताए। क्या नीति विषयक जो मुद्दे हैं उनके वर्गीकरण के लिए बहुत सारे प्रारूप सुझाए। जैसे हमारा लोवी का वर्गीकरण सबसे ज्यादा प्रमुख है, परीक्षा में पूछा जाता है लोवी के वर्गीकरण के बारे में, किसके, नीतियों के बारे में। लोवी का वर्गीकरण क्या कहता है, तो नीतियां कितने प्रकार की होती है। एक तो हमारी वितरक नीतियां होती है, एक होती है हमारी पुनर्वितरक, एक होती है हमारी नियामक मतलब रेगुलेटरी, और एक होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट मतलब संगठक। तो पहली प्रकार की नीति मतलब वितरक। वितरक की बात करें तो इसमें क्या होता है, परिभाषा की बात करें तो नए संसाधनों के वितरण से संबंधित होती है। ये क्या होती है, नए संसाधनों के वितरण से संबंधित नीति होती है। समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए बनाई जाती है, जैसे हमारे एससी, एसटी, ट्राइबल्स या फिर हमारे किसी भी खास वर्ग के लिए नीतियां बनाई जाती है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव वितरक पॉलिसी होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आर्थिक सहायता दी जाती है शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा ऋण, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां, ये किसी विशेष वर्ग के लिए वितरण के लिए बनाई गई नीतियां होती है। पुनर्वितरण की बात करें तो विद्यमान संसाधनों का वितरण परिवर्तन करने से संबंधित, जैसे किसी भी मामले में पहले 1000 रुपए सब्सिडी दी जाती थी या फिर उसको बढ़ा के 1500 कर दिया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुनर्वितरक कहेंगे। बुनियादी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। ये बात करें उदाहरण की तो सामान्य आयकर नीतियां आय के पुनर्वितरण के तत्वों को निष्पादन करती है। कई बार आयकर के स्लैब चेंज कर दिए जाते हैं, मतलब टैक्स तो पहले भी देते थे लेकिन अब उनका स्लैब चेंज कर दिया, मतलब पुनर्वितरक नीतियां हैं। फिर नियामक या फिर रेगुलेटरी की बात करें तो कार्यकलाप के विनियमन और नियंत्रण से संबंधित होती है। ये क्या होती है, कार्यकलाप के विनियमन और नियंत्रण से संबंधित नीतियां होती है। जैसे हमारे व्यापार, सुरक्षा उपायों, सार्वजनिक उपयोगिता आदि का जो नियंत्रण इसके अंदर किया जाता है, जैसे हमारे आरबीआई है, सेबी है, यूजीसी है। इस प्रकार की नीतियां बनाई जाती है जिसमें हमारे किसको क्या नियंत्रक या रेगुलेटरी के रूप में काम किया जाता है। फिर संगठक की बात करें तो संस्थाओं की स्थापना करना, पुनर्गठन से संबंधित होती है हमारी कौन सी, संगठक नीतियां। तो हमारी 4 प्रकार की नीतियां होती है। एक तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, दूसरे पुनर्वितरक मतलब रीडिस्ट्रीब्यूटिव, नियामक मतलब रेगुलेटरी और संगठक मतलब कॉन्स्टिट्यूंट। फिर बात करें संघर्ष संबंधी नीति विषय की, तो कोबे और एल्डर ने संघर्ष के आधार पे, कोबे और एल्डर ने क्या संघर्ष के आधार पर वैकल्पिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसने कोबे और एल्डर ने क्या संघर्ष के आधार पर वैकल्पिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें और प्रतिष्ठा और संसाधनों के वितरण से संबंधित मुद्दों पर संघर्ष या फिर विरोध उत्पन्न होता है। क्या हमारे प्रतिष्ठा और संसाधनों के वितरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर संघर्ष और विरोध उत्पन्न होता है। तो ये इससे पहले तो हमने किसका, लोबी का वर्गीकरण देखा था और अब हम देख रहे थे किसका, कोबे और एल्डर का। अब हम देखें नीति आगत, नीति निर्गत और नीति परिणाम। क्या, नीति आगत, नीति निर्गत, नीति परिणाम की बात करें, 3 चीजें, मतलब नीति पॉलिसी इनपुट, पॉलिसी आउटपुट और पॉलिसी आउटकम्स। बात करें पॉलिसी इनपुट्स की तो कुछ ज्ञात समस्याओं के बारे में सक्रियता और निष्क्रियता के लिए, क्या कुछ ज्ञात समस्या समाज के अंदर जो है उन ज्ञात समस्याओं के बारे में सक्रियता और निष्क्रियता के लिए क्या व्यक्तियों या समूहों के द्वारा
या व्यक्ति और समूह के द्वारा राजनीतिक प्रणालियों पर की गई जो मांग होती है वो हमारी नीति, आगाती या पॉलिसी इनपुट्स कहलाती है। जैसे सती प्रथा पर कानून बनाने की इच्छा, मतलब एक इच्छा जाहिर की जाती है कि हमें किस बात पे पॉलिसी या नीति बनानी है। फिर नीति निर्गत या पॉलिसी आउटपुट की बात करें तो ये कार्यान्वयनकर्ताओं के वास्तविक निर्णय होते हैं। ये वही होते हैं जिससे सरकार करती है, जो उनसे भिन्न होते हैं जिसे वह करने जा रहा है। जैसे हमारे निर्मित शिक्षा संस्थाएं, भुगतान, क्षतिपूर्ति, ये हमारे क्या पॉलिसी आउटपुट्स होते हैं। तो ये कार्यान्वयनकर्ताओं के वास्तविक निर्णय होते हैं जो कार्य कि वास्तव में उनके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई। तो वे वही होते हैं जो हमारे क्या है जिसे सरकार करती है, और जो उससे भिन्न होते हैं उस जिससे वह करने जा रहा है। फिर आता है हमारा आउटकम्स की बात करें तो नीति परिणाम या आउटकम्स की बात करें तो ये वास्तविक परिणाम होते हैं, चाहे विपरीत हो या अनुपरीत, मतलब ऐसे आउटकम चाहे गए हों या न चाहे हो। ये इस बात पे बल देता है कि नीति द्वारा प्रभावित होने वाले या नीति द्वारा प्रभावित होने वाले अभिप्रेत लक्ष्य समूह के वास्तव में क्या होता है, क्या अभिप्रेत लक्ष्य के समूहों के लिए वास्तव में क्या होता है। यदि वे अनुप्रेत परिणाम उत्पन्न करते हैं तो कुछ गलत है। ये देखते हैं कि ऐसे परिणाम आए हैं कि जो हमारी इच्छा के विरुद्ध आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉलिसी में गड़बड़ी या गलती हुई है। अब हम बात करें लोक नीति के मॉडल या प्रारूप की बात करें, प्रतिरूप की बात करें तो एक होता है हमारा संस्थावादी प्रतिरूप। तो लोक नीति का निर्माण केवल सरकार के द्वारा किया जाता है। हम देखेंगे लोक नीति के मॉडल की बात करें, पहला संस्थावादी स्वरूप की बात करें तो लोक नीति का निर्माण केवल सरकार के द्वारा किया जाता है तथा उसमें किसी अन्य संगठन की कोई भूमिका नहीं होती। इसे हम कहते हैं संस्थावादी प्रतिरूप। दूसरा समूह प्रतिरूप की बात करें तो लोक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसमें अन्य संगठनों की भूमिका होती है, जैसे मीडिया, जनमत या फिर दबाव समूह। तो इन सब का इसके अंदर क्या भूमिका होती है। फिर बात करें अभिजात्य प्रतिरूप की। किसकी? अभिजात्य प्रतिरूप की बात करें तो लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीति बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में उस नीति का लाभ केवल केवल कुछ निकटतम लोगों को ही मिलता है, मतलब अभिजात्य पॉलिसी। फिर बात करें अभिवृद्धिकारी अभिवृद्धिकारी प्रतिरूप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार लोक नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब एक स्थान पर अथवा एक समय पर नहीं बनाई जाती। लोक नीति क्या है, एक स्थान पर या एक समय पर नहीं बनाई जाती, बल्कि इसमें क्या निरंतर सुधार चलता रहता है। फिर कूड़ादान प्रतिरूप की बात करें तो लोक नीति का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में नहीं किया जाता। क्या लोक नीति का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में नहीं किया जाता, बल्कि क्या समय के साथ इसमें अनेक लोगों का योगदान होता है। इसमें क्या अनेक लोगों का योगदान रहता है। तो अब लास्ट में हम देखेंगे लोक नीति का महत्व क्या है। लोक नीति के महत्व या सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला महत्व आता है हमारे लोक नीति क्या केंद्र और उनकी समस्याओं पर केंद्रित होती है। क्या लोक नीति क्या होती है, केंद्र और उनकी समस्याओं पर केंद्र होती है। ये हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को परिभाषित भी करती है, संरचित भी करती है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करती है कि सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती, लोक नीति के माध्यम से हमें पता चलता है। यह क्या लोक नीति के घटकों को समयबद्धता, कार्यकुशलता और कार्यान्वयन जैसे जो कारक है उनमें बेहतर प्रस्तुत करती है। किसमें? समयबद्धता, कार्यकुशलता और कार्यान्वयन जैसे जो कारक होते हैं उनमें बेहतर रूप में प्रस्तुत करती है। ये हमारे विकासशील देशों में ये क्या हमारे विकासशील देशों में दीर्घकालिक जो विकास योजनाएं हैं और नीतियां उनको प्राप्त करने का एक आवश्यक साधन के रूप में काम करती हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने लोक नीति के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।